हेलो नमस्कार। आज के सेट में हमने टोटल 20 क्वेश्चन लिया हुआ था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन सुबह में कर लिए थे, क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा था और बहुत सारी परेशानियाँ था। ठीक, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ा। 10 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सारा का सारा क्वेश्चन PYQ है। 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर इस क्वेश्चन से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक, अगर आप पढ़े भी हैं तो रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन की हम क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है पंचायती, यानी यहाँ पंचायती, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है 17वां। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसको महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो महालनोबिस ही तैयार किए थे। कौन तैयार किए थे? तो महालनोबिस ही तैयार करते हैं। ठीक, इसका अगर कार्यकाल की बात करें, अगर इसका हम कार्यकाल की बात करें तो अगर समय की बात करें कब से कब तक चला, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। क्या 1951 से 1956 तक चला था? लेकिन अगर इसकी बात करें, दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये चला कि 1956 से 1961 तक चलता है। क्या 1956 से 1961 तक चलता है? ठीक, उसके बाद 1956 से 1961 तक चलता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से फोकस किस चीज़ पर था? किस चीज़ पर फोकस था? फोकस किस चीज़ पर था? तब फोकस था उद्योगों के विकास पर। क्या, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था, और दूसरा में उद्योग विकास पर इसका मुख्य फोकस था। क्या उद्योग विकास पर इसका मुख्य फोकस था। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें लक्ष्य कितना रखा गया। इसमें अगर लक्ष्य कितना रखा गया तो लक्ष्य रखा गया था 4.5%। क्या 4.5% लक्ष्य रखा गया, और प्राप्ति कितनी की होती है? तो प्राप्ति होती है 4.27% की प्राप्ति होती है, यानी थोड़ा सा कम। 4.27% की क्या होती है? तो प्राप्ति होती है। 4.27% की क्या होती है? तो प्राप्ति होती है। ठीक है, अच्छा, PC महालनोबिस का जो जन्म होता है 29 जून को होता है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। कितना? 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। कौन कौन थे, आइए उसको देखते हैं। एक में है, पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। ठीक है, 3 स्टील प्लांट मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं। पहला था राउरकेला, एक नंबर में क्या था? राउरकेला था, राउरकेला। दूसरे नंबर में था दुर्गापुर में स्थापित किया गया। तीन नंबर में है दुर्गापुर में स्थापित किया गया, और जो तीसरा स्टील कंपनी था वो था भिलाई में। वो था कहाँ? भिलाई में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, अगर राउरकेला किस राज्य में है? राउरकेला किस राज्य में है? तो राउरकेला है उड़ीसा राज्य में। राउरकेला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। दुर्गापुर किस राज्य में है? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। भिलाई किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस देश के सहयोग से यह स्थापित किया गया था? बहुत बार प्रश्न किए गए हैं, तो किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था? तो जो राउरकेला है, राउरकेला वाला जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? ठीक है, यानी केला में कोई मनी को क्या कर देता है? जला देता है। ठीक है, उसके बाद दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया जाता है। अच्छा, जो दुर्गा जी थी वो वीर थी। ठीक है, और उनका 10 यानी 10 वो हाथ था। ठीक है, कितना हाथ था? तो 10 वो हाथ था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो दुर्गा है उन 10 से संबंधित है, यानी उनका 10 वो हाथ है। 10 ब्रिटेन वीर भी थी और उनके पास 10 हाथ था। उसके बाद भिलाई की बात करते हैं, तो ये रूस की सहायता से रूस गई भिलाई। ठीक है, रूस गई भिलाई। ठीक है, रूस गई भिलाई, आप इसको याद रख सकते हैं। 36 भिलाई रूस गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें तीनों कवर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़, भिलाई और रूस। छत्तीसगढ़, भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से इसको स्थापित किया जाता है। ठीक, जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था
जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था किस फार्मूले पर आधारित था? तो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था। किस फार्मूले पर आधारित था? तो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था। गॉडगिल फार्मूले पर क्या था? तो आधारित था। ठीक। एलपीजी किस में आता है? एलपीजी कब आता है? तो 1991 में आता है। एलपीजी कब आता है? तो 1991 में आता है। अच्छा, इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो 15 मार्च 1950 की जाती है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्या अब इन वर्तमान में पंचवर्षीय योजना चलता है? तो नहीं। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चला? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला। जो और 12वां जो पंचवर्षीय योजना था वो अपने काल को कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि इसका जो समय था 2012 से 2017 था। लेकिन मोदी जी आते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। अभिन्न योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। क्या? अभिन्न योजना आयोग के स्थान पर कौन सा है? नीति आयोग है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हम नीति की फुल फॉर्म की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या? किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरल, या फिर ऑप्शन डी है मिजोरम। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता होगा तो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसका जो सही जवाब है केरल राज्य होगा। इसका क्या सही जवाब है? तो इसका केरल सही जवाब होगा। देखिए, ओवरऑल अगर हम साक्षरता की बात करें तो ओवरऑल साक्षरता में प्रथम स्थान कौन है? तो ओवरऑल साक्षरता में प्रथम स्थान केरल है। चाहे वो महिला साक्षरता की बात करें चाहे पुरुष साक्षरता की बात करें, दोनों में नंबर 1 कौन है? तो दोनों में नंबर 1 कौन है? तो केरल है। ठीक है, दोनों में नंबर 1 कौन है? केरल है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2 नंबर पर कौन सा स्थान है? ठीक है, अगर साक्षरता की बात करें, कि बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है कि 2 नंबर पर कौन सा स्थान है। ठीक है, साक्षरता की अगर बात करते हैं, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे 1 नंबर में कौन है? तो 1 नंबर में है केरल। कौन है? 1 नंबर में है केरल। 2 नंबर में कौन है? अगर मान लीजिए केरल का ऑप्शन ही ना दे तो कौन सा होगा? तो 2 नंबर में मिजोरम है। 2 नंबर में मिजोरम है। 3 नंबर में गोवा है, मिजोरम है, गोवा है। ठीक है, केरल है, मिजोरम है और गोवा है। ठीक है, और सबसे कम साक्षर राज्य की बात करें, सबसे कम साक्षर राज्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम साक्षर वाले राज्य में कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बिहार है 1 नंबर में। 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश है, और 3 नंबर में कौन है? तो 3 नंबर में राजस्थान है। ठीक है, 3 नंबर में राजस्थान है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न कर दिया जाए कि सबसे साक्षर यूटी और राज्य में 2 नंबर पर स्थान कौन सा है? तो पुडुचेरी का ध्यान रखिएगा। किसका है? तो पुडुचेरी का है। सॉरी, पुडुचेरी नहीं बल्कि लक्षद्वीप होगा। क्या? लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा अगर साक्षर यूटी की बात करते हैं या फिर केंद्र राज्य और यूटी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा में अगर यूटी की केवल बात करते हैं तो वो तो लक्षद्वीप का है। अगर उसी में अगर हम बात करें कि राज्य प्लस यूटी में 2 नंबर स्थान किसका है? राज्य और यूटी में 2 नंबर स्थान किसका है? तो लक्षद्वीप का। किसका है? तो लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप का। अगर हम बात करते हैं कि सबसे साक्षर अगर पुरुष वाले राज्य की, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य की, तो 1 नंबर में केरल है, 2 नंबर में मिजोरम है और 3 नंबर में गोवा है। ये सर्वाधिक साक्षरता की भी बात करें तब भी वही है, अब पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो भी सेम ही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 1 नंबर में बिहार ही है, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश है और 3 नंबर में चेंज हो जा रहा है, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो 3 नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश है, जो कि नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ओके,
अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की कुल साक्षरता दर की बात करते हैं तो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर रहती है 73%। कितना रहती है? 73% रहती है, 73% रहती है। ठीक है, 73% रहती है। जिसमें पुरुष साक्षरता कितना रहता है? अगर हम जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता रहता है, पुरुष साक्षरता आपका रहता है कि 80.9%। क्या? 80.9% पुरुष साक्षरता रहता है, 80.9% पुरुष साक्षरता रहता है। ठीक है, 80.9% पुरुष साक्षरता रहता है। जबकि महिला साक्षरता की बात करते हैं, महिला साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता रहता है कितना? 64.6%। क्या? 64.6% महिला साक्षरता रहता है, 64.6% महिला साक्षरता रहता है। पुरुष साक्षरता 80.9% रहता है। ठीक है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है तो वो दादर एवं नगर हवेली की है। किसकी है? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हवेली वाला लोग हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में किसे घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए है 2001, या फिर ऑप्शन बी है 2003, या फिर ऑप्शन सी है 2005, या फिर ऑप्शन डी है 2007। इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है 2005। ठीक है, 2005 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में घोषित किया। 14 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय यानी जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। करते समय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? प्रश्न कुछ गलत एरर हो गया है इसमें। एरर ये है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? तो वो घटाया जाता है डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। किस चीज़ को घटाया जाता है? तो डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। ठीक है, जैसे ही डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक, एनएनपी प्राप्त हो जाता है कब? जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तब। ठीक है, जीडीपी का होता है, जीडीपी की बात करें तो एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में किसी राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसका जो अंतिम मूल्य होता है, वही जीडीपी होता है। ठीक है, और जो भी उत्पादन किया जाता है देश के अंदर तो उसमें बहुत सारा जो लोग होते हैं, बहुत सारा जो कंपनियां होती है अपने भी देश का होते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इसमें बहुत सारा कंपनी है जो इंडिया की भी है। ठीक, और बहुत ऐसी कंपनी होती है जैसे गूगल वगैरह हो गया। ठीक है, बहुत ऐसी कंपनी होती है जो विदेशी होती है। तो चाहे वो देसी हो चाहे वह विदेशी हो, ठीक है, चाहे वह देसी हो चाहे वह विदेशी हो, अगर इस भारत देश में रह रही है और उत्पादन कर रही है तो टोटल कितना का उत्पादन की, मान लीजिए 5,000 करोड़ का उत्पादन कर रही है तो वो क्या हो गया? तो भारत का उतना जीडीपी हो गया। ठीक है, इसमें सारा लोग को आय को हम ऐड कर लेते हैं, चाहे वह इस देश की कंपनी हो चाहे वह दूसरे देश की कंपनी हो, सारा को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसी में से हम केवल क्या करें, लेकिन जो विदेश के लोग हैं क्या उनका जो इनकम है उससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला है? हमारे देश का वो वास्तविक है क्या? नहीं है, क्योंकि वो कमा कर अपने देश ले जाएंगे। तो उसके इनकम को अगर हम घटा देते हैं, जो भी विदेशी होता है उसके इनकम को घटा देते हैं, और मान लीजिए बहुत सारा ऐसा भी देश होता है जहाँ इंडिया के लोग काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भी देश होता है जहाँ इंडिया के लोग काम करता है, तो उस इंडिया का जो लोग काम करता है उसको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, विदेश के लोगों को घटा दें क्योंकि हमारे देश का वो नहीं हुआ, और इंडिया वाले
के लोग को जोड़ देते हैं तो उसमें हमको क्या प्राप्त होता है, उस आपको कमेंट करके बताना है। एक कंसेप्ट बहुत ही अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, नहीं तो हम पूरा डिटेल में इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण किस उपाय प्रणाली के सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण किस उपाय प्रणाली में सहायक है। तापमान को नियंत्रित करने में, कि संरक्षण करने में, कि प्रदूषण से बचाने में, कि सभी विकल्प सही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण अगर हम कर लेंगे तो तापमान भी नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर गर्मी बढ़ेगा तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रित करते हैं। 16वां प्रश्न है, यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से कौन सा रोग है। यकृत में अधिक मात्रा में जमा होने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, या फिर ऑप्शन ई विटामिन डी की कमी, ई विटामिन डी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है क्वाशियोर, ठीक है। या होमोसाइडोरिसिस या एनीमिया, ये लोहा की कमी से होता है, ठीक है, लोहा की कमी से। या ऑस्टियो में मलेशिया, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो बच कौन गया, बच गया होमोसाइडोरोसिस, होमोसाइडोरोसिस होता है। कौन सा प्रश्न है कि यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से, यकृत में अधिक मात्रा में आयरन के जमा होने से कौन सा रोग होता है, तो हेमोसाइडोरोसिस होता है। कौन सा, होमोसाइडोरोसिस होता है। अच्छा, जो यकृत होता है, जो यकृत होता है ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, ठीक है। इसमें बिलिरुबिन का स्राव होता है, मतलब बिलिरुबिन का स्राव होता है, कहने का मतलब है पित्त का स्राव होता है इससे। उसके बाद कि जो यकृत होता है इसमें विटामिन का, ग्लाइकोजन का और प्रोटीन का संचयन किया जाता है। ग्लाइकोजन, विटामिन और प्रोटीन का संचयन किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन का संचय किया जाता है। विषारोहण में ये क्या करता है, सहायता करता है, यानी किसी व्यक्ति की ये भी पता लगाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस कारण हुई है वो भी। और कोई अगर विषाक्त अगर हम पदार्थ खा लेते हैं तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम भी यही करता है। क्या, न्यूट्रलाइज करने का काम भी यही करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि एक और नाम होता है हेमोसाइडोरोसिस का, एक और नाम होता है हेमोक्रोमैटोसिस, हेमोक्रोमैटोसिस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी का एक और नाम है, किसका, इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम बात करें कि एक और होता है रोग, सिरोसिस रोग होता है। सिरोसिस रोग उनमें होता है जो शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं। क्या, सिरोसिस रोग एक होता है, वो उनमें होता है जो शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं। इसमें क्या होती है, जो यकृत की कोशिकाएं है वो मृत हो जाती हैं। जो शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको सिरोसिस रोग होता है, ठीक है। इसमें यकृत क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अच्छा, यकृत की ऐसी कोशिकाएं होती है जो पुनर्जनन कर लेती है, रीजनरेशन की पावर अगर किसी में होती है, किसी में, तो किस में होती है, तो इसी यकृत की कोशिकाएं में होती है, ठीक है। अच्छा, जो पीलिया रोग है इसी से संबंधित है, यकृत से ही पीलिया रोग संबंधित है, ठीक है। और एक कब होता है, जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, पूरा शरीर और आँख पीला हो जाता है। बिलिरुबिन की जो मात्रा है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक विल्सन रोग होता है, ठीक है, विल्सन रोग भी इसी से संबंधित है। एक विल्सन रोग होता है, विल्सन रोग। तो विल्सन रोग में स्पेशली ये होता है विल्सन रोग, इसमें विल्सन जो रोग होता है, तांबा की मात्रा जब यकृत में जमा हो जाता है, विल्सन जो रोग है, तांबा की मात्रा जब यकृत में जमा हो जाता है, तांबा की मात्रा जब अधिक रूप में यकृत में जमा हो जाता है तो विल्सन रोग होता है। और एक प्रकार का ये कौन सा रोग है, अनुवांशिकी रोग है, ठीक है।
एक प्रकार का ये आनुवांशिक रोग है, क्योंकि इसमें क्या होता है जनरली कि माता पिता से ये बच्चों में भी फैल सकता है, माता पिता से बच्चों में फैल जाता है, इसीलिए इसको कौन सा रोग बोलते हैं, आनुवांशिकी रोग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि 17 नंबर है, हेनरी मोसले ने किस वर्ष तत्वों की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया? इस माप के लिए उनके परमाणु क्रमांक के साथ सहसंबंधित किया। तो 1913 में करते हैं। कब करते हैं? तो 1913 में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? तो 1913 में करते हैं, हेनरी मोसले। उसके बाद बात करते हैं तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य की अगर हम बात करें तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है? ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सीरा। ठीक है, शीर्ष या फिर सीरा। ठीक है, सीरा, और इसको बोलते हैं गर्द। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या हुआ? शीर्ष हुआ, और इसमें ये क्या हुआ? गर्द हुआ। इसमें क्या हुआ? तो गर्द हुआ। ठीक, तो दो सीरा या फिर दो गर्द के बीच के जो दूरी होता है, दो सिरा या फिर दो गर्त के बीच में जो दूरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किए थे। किसने किया था? तो रोएंटजन ने किए थे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 18वां प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ चरघातांकी से बढ़ता है? तो केपलर का तृतीय नियम, कि हबल का नियम, कि कोपरनिकस की गति नियम, कि ब्लैक नियम? तो इसका जो सही जवाब है, कौन सा हो जाएगा? केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम ये बताता है कि किसी भी ग्रह की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा, क्या किसी भी ग्रह की सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमा की अवधि है, उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ 4 घातांकी से बढ़ता है। कितने घातांकी से? तो 4 घातांकी से बढ़ता है। और ये कौन कहता है? तो केपलर का गति का जो तृतीय नियम है, ये वही कहते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम गुजरात के कच्छ रण में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? रण उत्सव जो होता है किस माह में शुरू हो जाता है? ठीक, तो रण उत्सव की अगर हम बात करते हैं, तो ये चलता है नवंबर से फरवरी तक। कब चलता है? नवंबर से फरवरी तक चलता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ रण में रण उत्सव नवंबर से फरवरी तक चलता है। ठीक है, तो शुरुआत कब होती है? नवंबर में। अगर समापन पूछ लिया जाए तो कब होती है? तो फरवरी में समापन होती है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो श्वेत रण में किया जाता है। क्या? श्वेत यानी उजला होता है, श्वेत रण में किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? हस्तशिल्प प्रदर्शन किया जाता है। हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, हस्तशिल्प का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें ऊंट सफारी का आयोजन किया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में यह बढ़ावा देता है। अच्छा, गुजरात में ही है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो एशियाटिक शेर के लिए, यानी एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर के लिए क्या है? फेमस है। यहीं पे है दीनदयाल एक बंदरगाह है। ठीक है, दीनदयाल एक बंदरगाह है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है 20 नंबर है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 2024 से, कि ऑप्शन बी है अक्टूबर 2024 से, कि फरवरी 2024 से, या फिर मार्च 2024 से? ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें मंथ से लेकर, क्या इसमें महीना से लेकर खेला है। आपसे महीना से लेकर खेला है कि आपको महीना याद है कि नहीं है। जिसको याद होगा वो लगाएगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं लगाएगा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त जो बिजली योजना है की शुरुआत फरवरी 2024 से होती है। कब होती है? फरवरी 2024 से होती है। कब होती है? फरवरी 2024 से होती है। ओके, इसका जो उद्देश्य था 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, क्या 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान था। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का क्या था? तो प्रावधान था। मुफ्त बिजली का क्या था? तो प्रावधान था। ओके,
क्यों किया गया? ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी हो सके। क्या? कार्बन उत्सर्जन में कमी हो सके और आत्मनिर्भर भारत की यह बहुत ही अच्छी पहल है। ऊर्जा सुरक्षा में इसमें क्या होता है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट PYQ सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह सेशन आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो कुछ भी लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने पर सुधार कर सकें और भी बेहतर कंटेंट को लाने का भरपूर प्रयास करें। ठीक है, और पूरा प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन और ज़्यादा मेहनत कर सकें। आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।